वेल, वंदे मातरम एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो चलिए हरिहर काका के बारे में पढ़ते हैं। तो हरिहर काका अब क्या करने वाले हैं, कहाँ रहने वाले, कैसे करने वाले, क्या हो रहा था, महंत उनके बारे में क्या सोच रहा था, गांव में उनके बारे में क्या क्या बातें हो रही थी, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जब महंत उनको उठाकर ले जाने वाला था, यह उसने इतनी गुप्त तरीके से किया था कि हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं पड़ी थी। बात अभी हाल ही की है, मतलब अभी अभी हुई हालत है। आधी रात के आसपास ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर यानी उसकी खातिरदारी करने वाले, हिमायती करने वाले भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक, मतलब सब धारण किए हुए एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके, उनके घर पर आकर धमके, उसके कमरे पर। और हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनको बिल्कुल यह कुछ भी पता नहीं था महंत ऐसा करने वाला है। जब महंत जी ने ऐसा किया तो वह अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहारा यानी निवेदन लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। यानी हरिहर काका के भाई जब इस सब से जानकार बने के बाद, मतलब यह पता होने के बाद, अपने लोगों को वह निवेदन करके उनको एक साथ जुटाए, एक करके उनको आक्रमणकारी को रोकने का कोशिश करें। इतना समय भी नहीं था, उनको यह सब पता भी नहीं था। अचानक हमले के कारण वह बेचैन से हो गए और देखते ही देखते महंत और साधु के लोग, उनके साथ रहने वाले लोग जो थे, वह हरिहर काका को अपने पीठ पर लाद कर वहाँ से भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी। आज तक पूरे गांव में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, ना सुनी थी। जो अपने जायदाद के लिए, मतलब हरिहर काका के जायदाद के लिए उसी आदमी को उठाकर ले गए जबरदस्ती, ऐसी घटना पूरी गांव में आज तक कभी नहीं हुई थी। ना लोगों ने इसके कहानियाँ सुनी थी ऐसी बातों की। सारा गांव जाग गया। रात को आवाज़ आने के बाद सभी लोग, पूरे गांव के लोग जाग गए। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, जुटना मतलब एकत्रित होने लगे। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। सो पूरे गांव के लोग जाग गए और कई लोग अपने मकानों में, तो कई लोग अपने दालान यानी वरांडा, ये कंपाउंड कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं लॉन। तो वहाँ सभी लोग बैठकर छतों पर खड़े होकर सभी लोग इसके बारे में ही बातचीत करने लगे थे। यही बात हो रही थी। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है, क्योंकि उन्हें महंत जी पर पहले से ही शक था। इसीलिए उन्होंने यह मान लिया कि शायद यह सब महंत जी का ही काम है। और वे मैं सहित, मतलब लोगों के साथ, दल बल के साथ पूरी ठाकुरबाजी का जा पहुँचे। अपने लोगों को लेकर, ये भी हथियारों के साथ ठाकुरबाड़ी जाकर पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई, कुछ भी नहीं था। आराम से लोग, इतना शांत था ठाकुरबाजी कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, जैसे शांत था, खामोशी छाई हुई थी। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था, यानी दरवाज़ा बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा यानी शांति और सूनापन व्याप्त मिला था, फैला हुआ था सूनापन।
यानी कोई भी आवाज़ नहीं था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। तो उन्हें यह सब देखने के बाद उनके भाइयों को ऐसे लगने लगा कि यह महंत जी का काम नहीं है, बाहर के डाकुओं का काम होगा। शायद बाहर से गांव से आए हुए डाकू उन्हें उठाकर ले गए हैं। वे तो हरिजनों की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। हरजाने की मोटी रकम, यानी वह लोग अब हरिहर काका को छोड़ने के लिए पैसे मांगेंगे। उस पैसे के देने के बाद ही वह उन्हें मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। लोग वहाँ से निकलकर अब दूसरी जगह पर प्रस्थान यानी दूसरी जगह पर जाने वाले थे ठाकुर बाड़ी को छोड़कर। उतने में ही ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की आवाज़, मिली जुली आवाज़, धीमी से बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब सब अलर्ट हो गए और वह जानने लगे कि कुछ तो बात चल रही है। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं, ठाकुर बाजी में ही है। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे और दरवाज़ा खटखटाने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। मतलब वह लोग पत्थर और छोटे मोटे लकड़ियों के टुकड़े वगैरह वहाँ फेंकने लगे। वे तितर बितर होने लगे। मतलब लोग उस बचने के लिए इधर उधर बिखरने लगे, अपने हथियार संभाले। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई तो ठाकुर बाड़ी में लोग कमरों की खिड़कियां खोलकर वहां से फायरिंग करने लगी और बाहर के लोग जो थे वह उनमें से एक नौजवान को यानी जवान लड़के के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। सबके सब लोग भाग गए और तीनों भाई वहाँ पर रह गए। अपने तीनों के भूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। यानी उनकी एरिया का जो पुलिस थाना था उस ओर वह दौड़कर चले गए। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती से ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गए थे। यानी वह उन्हें क्या समझते थे और महंत जी क्या निकले। वास्तविक स्थिति में वह लौट आए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। मतलब उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर लेकर आना और कागजातों पर उनके अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान ज़बरदस्ती लगवाना, ये सब बातें महंत जी के बारे में सुनने के बाद हरिहर काका को वैसे लगा जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गए हो। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय यानी इज्जतदार समझते थे, इज्जत देते थे, बहुत महान मानते थे, वह महंत अब उन्हें घृणा के योग्य, दुराचारी यानी बुरे आचरण वाला और पापी नजर आने लगा। उसकी असलियत उन्हें पता चल गई। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उनके भाइयों ने तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था जो महंत ने उनके साथ किया था। और हरिहर काका को महंत के बारे में
बहुत इज्जत थी उनके मन में, लेकिन उनकी यह हरकत देखकर उन्हें अब उनसे घृणा होने लगी और अब उन्हें अपना परिवार ही अच्छा लगने लगा। तो क्या हरिहर काका अपने भाइयों के घर साथ अपने घर लौट सकेंगे, या महंत उनसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाएगा? क्या वह इस घटना से निकलकर बाहर जाएंगे, अपने भाइयों के साथ रहेंगे, या उनके साथ और कुछ होने वाला है? यह सब अगली कड़ी में पढ़ेंगे। तब तक अलविदा, गुड बाय।